देख रहे विथ यू आई द साइंस ब्रिगेड, और आज हम लोग सॉल्यूशंस के कुछ और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दो लॉस पढ़े थे, जिसमें एक था हेनरीज लॉ, एक था आपका राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ एक स्पेशल केस था हेनरीज लॉ का, जहाँ पर जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यानी कि हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो पार्शियल प्रेशर इन द प्योर फॉर्म से चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात पढ़ी थी। हमने देखा था कि ये जब गैस लिक्विड सब कंबाइन करती है, ठीक है, तो हेनरीज लॉ काम करता है। और जब कोई दो लिक्विड्स या कोई एक लिक्विड एक गैस भी कंबाइन करेगी वोलेटाइल केस में, तो हम वहाँ पे राउल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वोलेटाइल इज अ स्पेशल केस। ठीक, अब सॉल्यूशन के तैयार हो गया। तो ये सॉल्यूशन दो तरह से क्लासिफाइड होता है। ठीक है, पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल। अब ये आइडियल और नॉन आइडियल क्या है वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि जो राउल्स लॉ है वो काम कब करता है, मोल फ्रैक्शन यानी कि कंसंट्रेशन पर, और साथ ही साथ इसके पार्शियल प्रेशर पर। यानी कि अगर हम मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो आप देख चुके हैं। ठीक, अब आइडियल लॉ कहता है, आइडियल सॉल्यूशन कहता क्या है, अ सॉल्यूशन या अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन which follows हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए राउल्स लॉ कहेंगे। चार्ल्स लॉ कब लगता है जब गैस और लिक्विड का फॉर्म हो। which follows राउल्स लॉ, राउल्स लॉ कब काम करता है ये, इन डिफरेंट केसेस, यानी कि which follows राउल्स लॉ ओवर वाइड रेंज, एक जनरल हम बता, इसको जनरलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ concentration. By concentration I mean that कि we are dealing with mole fraction. Of course concentration यानी कि amount taken, और amount of substance को हम mole से represent करते हैं। ओके, सो ये इसका स्टेटमेंट है। और इसमें कहा गया कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें आपके पास जो कंसंट्रेशन है, आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो सॉल्यूट का, ठीक है, या सॉल्वेंट का, डिपेंड करता है, वैसे हम बेसिकली लेते हैं सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर ये सॉल्यूशन हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि P मस्ट बी इक्वल्स टू काई टाइम्स P नॉट E। ठीक है, जहां पर A कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट है। ओके, सो अगर हम इसको ध्यान से लेके इस जब ये होता है तो कैसे होता होगा ये, ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज यानी कि एनर्जी चेंज होगा ऑफ मिक्सिंग, वो हमेशा जीरो होगा। यानी कि अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आप गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं या लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हैं वोलेटाइल केस में, उस हालत में एनर्जी चेंज जीरो होगा, यानी कि ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना ही लिबरेट होगी। ये बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप चाहे जो भी कर लें, लेकिन जो वॉल्यूम है ऑफ मिक्सिंग उसके चेंज में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन हैं जिनका यूज हमेशा होगा, या यू कहे कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये है तो आइडियल है, अगर ये नहीं है, कोई भी चेंज होगा तो वो नहीं होगा। और हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये क्या होता है, तो ये राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, है ना, करेगा लेकिन शॉर्ट नहीं है। ठीक है, सो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन which follows
राउट्स लॉ फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि राउट्स लॉ फॉलो तो करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन जो रेंज है वो स्मॉल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो। ये तो कंडीशन कैरी होंगी, ठीक है। अब नॉन आइडियल होगा तो आइडियल एक बेस लाइन होगी। पहले जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। हम एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करते हैं किसी एक कर्व का, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल कर्व है। रफ इसलिए बोला क्योंकि हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर को एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं ले रहे, लेकिन हम एक रेंज में देखेंगे कि ये कर्व आता कैसे। सो कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस पर बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि किसी एक कंपोनेंट ए का अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई ए। आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और इधर लिखेंगे प्रेशर किसका, ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान ले बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का तो कम से कम दो चीज होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन ए लिखने की बजाय हम लिखते हैं सीधे सीधे काई, ओके। और यहां पे मार्क कर लेते हैं काई ए, यानी जब मोल फ्रैक्शन केवल एक का ही होगा, मतलब यहां पे बी कंपोनेंट ऑफ होगा। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और यहां मार्क कर लेते हैं काई बी, यानी कि जब केवल बी ही मौजूद होगा, ए मौजूद नहीं होगा। अब अगर दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता पाना मुश्किल तब तक है जब तक कि अमाउंट ना दिया गया हो। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। अगेन अब क्या करते हैं, आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन लीनियरली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। तो ए का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा ओवर अ वाइड रेंज, तो बी का कंसंट्रेशन उसी प्रोपोर्शन में घटेगा, ठीक है। ओके, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो कि वैरी कर रहा है सॉल्वेंट के साथ ए, एक बार। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि वैरी कर रहा है सॉल्वेंट बी के साथ। हमने दोनों का सॉल्वेंट इसलिए बोला क्योंकि ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि एक रेंज में अगर मैं इस रेंज में बात करूंगा तो काई ए मैक्सिमम है, काई बी मिनिमम है, ठीक है, करेक्ट। नहीं, काई बी मैक्सिमम है, काई ए मिनिमम है। ये देखिए ये जीरो है तो काई ए मिनिमम है, और इसका ग्राफ यह है तो काई बी मैक्सिमम है। तो काई बी मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, बी। यहाँ पे काई ए मैक्सिमम है, काई बी जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा, ए, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व, ठीक है। इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है भाई। इस रेंज में प्रेशर कुछ होगा, इस रेंज में प्रेशर कुछ होगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो है आपका ये, ठीक है। और ये क्या है, टोटल प्रेशर। आप जानते हैं इसको पी नॉट ऑफ ए प्लस क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1 माइनस, चलिए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई टू। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा, ठीक है। सो इस फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करते हैं। सो हमने ये लिख लिया, करेक्ट, ठीक है। सो ये हमारा टोटल प्रेशर है, ठीक है। ये आइडियल केस में, यानी कि आपको अगर इंडिविजुअल ग्राफ दिया गया हुआ तो हम इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको टोटल प्रेशर पता जाएगा हर इंस्टेंट पर। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर है, इस केस यहाँ पर है,
और ये पार्ट हमारा यहाँ पर है। तो आपको इनको ग्राफ पे एक्शन करना पड़ेगा। पहली बात, एक्शन करने के बाद जब वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों वैल्यू पे निकलेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो पाई बी होगा, क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। आप दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ जाएगा। बट इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म का साइन है। अगर प्योर फॉर्म में दिया गया तभी, वरना नहीं होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स प्योर फॉर्म आपको यहाँ रख देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इंटरमीडिएट वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी मिक्सिंग है, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इस हालत में दोनों कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट हो और ये सॉल्यूट है वो प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म में को यहाँ मिलेंगे जब एक कंपोनेंट बिल्कुल पूरी तरह से क्या होगा, ऑफ होगा। करेक्ट, ओके। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताने से पहले, ग्राफ बताने से पहले कुछ मेन बातें वो बता दो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्यों? आइडियल सॉल्यूशन तो जानते हैं कि भाई राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और राउल्ट्स लॉ के पीछे क्या लॉजिक है हम बता चुके हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने बैलून लिया था, जिसमें देखा था कि अगर आप बैलून पे आप एयर भरते चले जाइए, वो बड़ा बनाते हैं, एयर भरते चले जाइए, तो होगा कि जैसे जैसे आप एयर का अमाउंट बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे गुब्बारे का वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वहां पर जो प्रेशर होगा वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, या यू कहें अमाउंट के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी केस होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी रीजन ये है। ठीक है, तो दो तरह के आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। एक होंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, एक जो होंगे वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है। ठीक है, तो उसको बताने से पहले चलिए बता देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंटल कर देखते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा ए है, काई ए है, ये काई बी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो आइडियल केस था वो कैसे बना था, वो बना था कुछ इस तरह से। ठीक, ओके, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इसकी, इसके पॉजिटिव वे में इसका डेविएशन होगा। यानी कि एक्चुअल ग्राफ ये है और जो कैलकुलेटेड ग्राफ है वो ये फॉर ए कंपोनेंट। बी कंपोनेंट के लिए ठीक, और इनका जो रिलेटिव जो टोटल प्रेशर है वो कैसे नोट करते थे, वो डिनोट करते थे ऐसे। तो इसका भी पॉजिटिव डेरिवेशन होगा, मतलब कि वो कैसे होगा, ये टोटल प्रेशर है, इसको आप कह सकते हैं P ऑफ A, इसको कह सकते हैं आप P ऑफ B, और इनका टोटल प्रेशर यानी कि हो जाएगा PA प्लस P। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, वो ज्यादा होगा कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर से। ठीक है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, जब नेगेटिव होगा तो कैसा आएगा, जस्ट उल्टा। ये वाला ग्राफ नीचे हो जाएगा, ये वाला ग्राफ नीचे हो जाएगा, और ये वाला पलट जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा होता है तो होता क्या है, बेसिकली क्यों होता है, तो उसके दिन देखिए। ठीक है, तो रीजन मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा, लिखेंगे आप। देखिए, अभी बताया कि पॉजिटिव डेविएशन तब होगा टोटल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कब हो जाएगा, सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा कब हो जाएगा, जब भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ रखा है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि फोर्स का कुछ खेल है, एरिया फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही प्रेशर ज्यादा हुआ यानी कि फोर्स ज्यादा होना चाहिए,
किसके बीच में फोर्स ज्यादा होना चाहिए? ये टोटल प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का फोर्स ज्यादा होना चाहिए। यानी कि आप एक बात बताइए, आपने एक डब्बा लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें दो कंपोनेंट आपने लिए, दो लिक्विड लिए, या एक लिक्विड एक गैस लिया, ठीक है। एक को नाम दिया हमने ए और एक को नाम हमने दिया बी, करेक्ट? ओके, अब करना क्या है? करना ये है कि इसमें से एक का प्रेशर ए मान लीजिए, एक का प्रेशर बी मान लीजिए। ओके, ए के और भी कंपोनेंट होंगे। अब सुनिए ध्यान से, अगर ए से ए के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स सब्सटेंस से तो लगेगा, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं टाइप ए फोर्स, ए फोर्स। चूंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, ऐसे बी के बीच में लग सकता है, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। ओके, तो ये दोनों जो रेंज हो गई किसकी हो गई? ये रेंज हो गई कोहेसिव फोर्स की, ठीक? ओके, अगर हम कहें कि क्या ये ए बी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है। तो ये जो फोर्स होगा इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में फोर्स जो अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अगर सेम सब्सटेंस की भी लगा तो क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। सो ए बी टाइप जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ए और बी का मतलब क्या है? लाइक सब्सटेंसेस। और ए बी का मतलब क्या है? अनलाइक सब्सटेंसेस। अनलाइक सब्सटेंस की बीच में अगर फोर्स लगेगा तो एडहेसिव फोर्स, और अगर सेम टाइप की बीच में लगेगा तो बोलेंगे इसको कोहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्स, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर एडहेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाए कोहेसिव फोर्स से, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए कोहेसिव फोर्स से, तो क्या होगा ये कि ये जब ज्यादा हो जाएगा तो इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक समय के लिए मान ले रहे हैं, ये भी सॉल्यूट हो सकता है और ये सॉल्वेंट हो सकता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एडहेसिव फोर्स की वजह से बढ़ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का फोर्स बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का फोर्स बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट इज द रूट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ, ठीक है। क्यों हो रहा था? यानी कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा कोहेसिव फोर्स से, और अगर ऐसा होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसी प्रेशर को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ग्राफ भी देख लिया, अब आते हैं नेगेटिव। बस यहीं पे अंतर है। मान लीजिए कि वही कंटेनर है और वही ए बी सब सही है। अब एफ ए बी यानी कि जो आपका एडहेसिव फोर्स है वो स्मॉलर हो जाए कोहेसिव फोर्स से। अब ध्यान सुनिएगा, कोहेसिव फोर्स यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में बीच में फोर्स लगा रहे हैं, और एडहेसिव यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि अनलाइक सब्सटेंस है उनके बीच में कम हो रहा है। अगर एडहेसिव फोर्स कम हुआ यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल नहीं पाए, मतलब वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और मिल नहीं पाया तो क्या वो प्रेशर ज्यादा लगा पाएंगे? सॉल्यूशन ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, इसलिए इसको नेगेटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम राउल्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो कम होगा कैलकुलेटेड प्रेशर के। कैलकुलेशन कहां से होगा? आपका राउल्ट लॉ से, और जो ऑब्जर्व होगा वो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक। तो ये दोनों में अंतर है, सारा खेल इन सब चीजों का है। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो होगी तो काम होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। अब जैसे ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सीधा सा ग्राफ बनाएंगे। ये इधर पर प्रेशर प्लॉट होता है, ये काई ए और ये काई बी, ठीक है। ओके, सो काई ए का डायग्राम ये था और काई बी कुछ इस तरह से गया था, ठीक है। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव राउल्ट लॉ है, नेगेटिव डेविएशन है, तो ये जो ऑब्जर्व लाइन है इसके नेगेशन में ये ग्राफ बनेगा, ठीक। नीचे, ठीक। अभी हमारा टोटल प्रेशर
ये टोटल था। अब इसके भी नेगेशन में आपको अवश्य और चीजें बताई जाती। पहली बात तो ये है कि हम बात करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले लिख लेते हैं होता क्या है। अ टाइप ऑफ मिक्सचर which consists of two individual mixtures which are in liquid and gaseous state, किसी एक में भी स्टेट में हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं, एंड ये की पॉइंट है, बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं क्या, हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। इन मिक्सचर से जो सॉल्यूशंस हैं, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हैं, उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो बेस है वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपने दूध लिया और आपने पानी लिया, उसको मिला दिया। अब हुआ क्या कि जब आपको अलग करना है, अब कैसे अलग करिए, तब कैसे अलग करेंगे? आप जानते हैं मिल्क की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, यानी कि पानी बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, दूध देर में होगा। जब आप उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि कम है इसलिए वो बॉयल ऑफ होने लगेगा। आप एक कंडेंसर लगा दीजिए जिसको लिम्बिक कंडेंसर कहते हैं। उस कंडेंसर से जब पानी इवेपोरेट होगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में वो कंडेंसर में जमा हो जाएगा, और चूंकि एक डिस्टेंस को ट्रेवल करनी है इसलिए वो हाइट पर आते आते अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो कंडेंसर होकर लिक्विड फॉर्म में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप आप करेक्शन जार में उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों लिक्विड के कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों एक ही टाइप बॉल हो रहे हैं, इसलिए इसको फ्रैक्शनल सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक बात है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा ऑस्मोसिस जान तो लेते हैं होता क्या है। देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मान लीजिए आपके पास एक बकेट है या एक कंटेनर है, इसमें एक तरफ आपने पहले मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। मतलब कि ये कि कुछ ही पार्टिकल्स इसके इधर और उधर जा सकते हैं। ठीक है, आपने एक तरफ लिक्विड रख दिया, कोई भी लिक्विड रख दिया, मान लीजिए वाटर है। ठीक है, और एक तरफ आपने रख दिया क्या, मैं जैसे कि आपके माइंड एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, इसमें आपने मिल्क रख दिया। ठीक, रख दिया। अब हुआ ये कि यहां पर वाटर यहां मिल्क है, दोनों का अमाउंट सेम है। ठीक, मान लीजिए। अब हुआ ये कि भाई इसमें फ्लो होगा। अच्छा इधर बताइए, इधर पानी का कंसंट्रेट कितना है? कम है। इधर मिल्क का कंसंट्रेट कितना है? लगभग 0। ठीक है, क्योंकि पानी में तो मिल्क नहीं हो सकता है, लेकिन मिल्क में पानी हो सकता है। ओके, अब हुआ ये कि ये मेम्ब्रेन है, आप जानते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन में चूंकि अमाउंट इक्वल है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। उस बाइनरी सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि इधर और इधर कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? मिल्क का। तो हम कह रहे हैं कि पानी इस साइड से इस साइड जाएगा, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा,
और मिल्क राइट टू लेफ्ट आएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर दोनों साइड से फ्लो होगा लिक्विड्स का थ्रू इट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें बाइलैटरल फ्लो होता है, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब साइड, ऐसा प्रोसेस जिसमें बाइलैटरल फ्लो होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये डेफिनेशन। बाइलैटरल फ्लो ऑफ solute and solvent through a semi permeable membrane is called osmosis, ठीक है, ऑस्मोसिस। ओके, तो ऑस्मोसिस तो खैर एक कॉज है या यूं कह सकते हैं एक इफेक्ट है जो कि होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ऐसा पॉसिबल होता है। और एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब आपने तैयार किया, ठीक है, ऑफ कोर्स वही तैयार कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बहुत तैयार होते हैं, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब आपने तैयार किया तो इररिस्पेक्टिव कि कितना भी आप उसमें सॉल्वेंट डाल दो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से वो तय होता है कि ये सब्सटेंस किस तरह से डील करेगा। वोलेटाइल तो होगा लेकिन डील कैसे करेगा। डील का मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को आप कलेक्शन के जरिए ही प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कलेक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल्स का होगा, इसीलिए हम इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज आती हैं बता देते हैं। एक आता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नहीं, देखते रहिए V3 बाय द साइंस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।